भाई, मेरा नाम मोहित है। मैं असम के एक छोटे से गांव महानदीपुर से हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। ये सब तब हुआ जब मैं 22 साल का था। मेरे पापा मछुआरे थे और हमारे गांव में एक बहुत पुरानी झील थी, गंगाधर झील। ये झील बचपन से ही हमें डराती थी। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे हमेशा कहानियां सुनाया करती थी कि इस झील में एक आत्मा रहती है जिसे सब जल नारायण कहते हैं। दादी कहती थी, बेटा, झील के पास कभी मत जाना। वहां जो जाता है वो या तो मर जाता है या फिर जिंदा लाश बनकर लौटता है। लेकिन तब मैं छोटा था। मुझे लगा कि ये सब बकवास है, डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मैं और मेरे दोस्त रवि, सुमित और बबलू गांव से कुछ दूर एक खेत में शराब पी रहे थे। रात के करीब 1 बज रहे थे। सब हंसी मजाक कर रहे थे जब अचानक बबलू ने कहा, यार चलो झील के पास चलते हैं। क्यों बे, भूत से मिलना है क्या तुझे? तो बबलू बोला, अरे नहीं यार, भूत वूत कुछ नहीं होता है। ये सब बस दादी नानी की कहानियां हैं। आज देख ही लेते हैं कि सच में वहां कुछ है भी या नहीं। मुझे अंदर से थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं मना करूंगा तो ये सब मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं भी चल पड़ा। हम चारों रात के अंधेरे में गंगाधर झील की ओर बढ़े। झील के पास पहुंचकर हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। पानी ठहरा हुआ था, चारों ओर सन्नाटा। लेकिन अचानक हम सबके पैर जैसे जम गए। पानी में कुछ गिरा था या किसी ने पानी के अंदर कदम रखा था। बबलू हंसते हुए आगे बढ़ा, अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होते रे, चल बाबा आगे। लेकिन तभी झील के दूसरी ओर से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई आदमी नहीं बल्कि कोई और ही चीज थी वो। ये सुनकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। हमने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और जो देखा उसने हमारी रूह तक हिला दी। पानी में कुछ था, कुछ जो इंसान जैसा दिखता था लेकिन था नहीं। हम चारों जड़ हो गए थे। भाई, वो क्या है? रवि की आवाज डर से कांप रही थी। हमारी टॉर्च की रोशनी झील की सतह पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, शायद कोई आदमी है, सुमित फुसफुसाया। लेकिन मैं जानता था ये कोई आदमी नहीं था। भाई, इसकी आंखें देख। टॉर्च की रोशनी में दो सफेद चमकती हुई आंखें दिख रही थी जो सीधा हमारी ओर देख रही थी। और फिर वो आकृति तेजी से पानी के अंदर गायब हो गई। बबलू जोर से चिल्लाया, भागो, यहां से भागो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर हम सब पागलों की तरह दौड़ पड़े। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अंधेरे खेतों के बीचों बीच भागते रहे। गांव के करीब पहुंचकर हमने सांस ली। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। भाई, जो भी था वो इंसान नहीं था। रवि कांपते हुए बोला, मैं नहीं रुक सकता, मैं सीधा घर जा रहा हूं। सुमित बोला और अंधेरे में भाग गया। हम भी चुपचाप अपने अपने घर में चले गए। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना था। रात को 3 बजे मेरे फोन पर बबलू का कॉल आया। मोहित, मैं मर जाऊंगा यार। उसकी आवाज में पागलपन था। बबलू, क्या हुआ? मैंने घबराकर उससे पूछा। यार, वो वो मेरे घर के बाहर है, वही झील वाला। ये सुन मेरा खून ठंडा पड़ गया। क्या बकवास कर रहा है भाई तू? कौन है बाहर? यार, उसकी आंखें उसकी आंखें खिड़की से अंदर देख रही हैं। मोहित, वो मुझे लेने आया है यार।
बबलू सुन सुन, तू घबरा मत, तू दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूं अभी जल्दी से। मैंने फोन कट कर दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने झटके से जैकेट पहनी और बाहर निकलने ही वाला था कि रुक जा, पीछे से दादी की कांपती हुई आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो उनका चेहरा पूरी तरह डर से सफेद पड़ चुका था। तू कहाँ जा रहा है मोहित? वो दादी, बबलू के घर, वो खतरे में है। मत जा बेटा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस समय घर से बाहर मत निकल। लेकिन दादी, बबलू। बबलू गया बेटा, अब तू मत जा। ये सुन मेरे पूरे शरीर में जैसे ठंडी सी लहर दौड़ गई। आप क्या कह रही हैं दादी? जो जल नारायण को देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई। कौन है दादी ये जल नारायण? दादी ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। बेटा, अब समय आ गया है कि तुझे सच बताया जाए। जल नारायण कोई कहानी नहीं, बल्कि ये एक असली श्राप है। दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तो मोहित बेटा, सबसे पहले ये जानो कि आखिर जल नारायण कौन बनता है और ये कौन है। वे लोग जिनकी मौत तालाब, नदी, झील या पानी से जुड़ी किसी रहस्यमयी परिस्थिति में होती है। जो लोग पानी से जुड़े किसी श्राप, बलि या तंत्र मंत्र के शिकार हो जाते हैं, या फिर जो लोग रात में तालाब के पास जाते हैं और वापस कभी नहीं आते हैं, वो जल नारायण में तब्दील हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे जल नारायण ने बुला लिया और जिसने उसकी आवाज सुनी, वो धीरे धीरे उसी का हिस्सा बन जाता है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारे गांव में जल नारायण आखिर कौन बना था। ये कहानी बहुत पुरानी है मोहित। मैं सांसें रोककर सुनने लगा। बहुत साल पहले इस गांव में एक आदमी था, नारायण। वो मछुआरा था, लेकिन उसका लालच बहुत बड़ा था। उसे हमेशा लगता था कि इस झील के नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कसम खाई कि वो झील के सबसे गहरे हिस्से तक जाएगा और वहां जो भी होगा उसे बाहर लाकर ही दम लेगा। फिर आगे क्या हुआ दादी? दादी की आवाज अब और भारी हो गई। फिर उसने एक रात अकेले ही झील में छलांग लगा दी। घंटों बीत गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मैं अपनी दादी की कहानी बड़े ध्यान से सुन रहा था, जैसे आप सभी मेरी ये कहानी सुन रहे हो। फिर 3 दिन बाद झील के पानी ने उसे वापस उगला। मतलब दादी? दादी की आंखें अब डर से बड़ी हो गई। वो वापस आया, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। ये सुन मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसका शरीर फूल चुका था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, और सबसे खतरनाक बात, वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मतलब वो जिंदा था, लेकिन मरा हुआ। मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, वो एक अभिशप्त आत्मा बन चुका था, जल नारायण। और तब से वो इस झील से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। जो उसकी ओर देख लेता है वो वापस नहीं आता। ये बोलकर दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बबलू अब चला गया बेटा, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। दादी की बातों से मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। नहीं दादी, बबलू मर नहीं सकता, वो जिंदा है। बेटा, जो जल नारायण को देख लेता है वो या तो मर जाता है या फिर वो बन जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? दादी ने कांपती आवाज में कहा, मतलब ये कि अगर बबलू बच भी गया तो अब वो वैसा नहीं रहेगा जैसा तुम उसे जानते थे। मेरे दिमाग में बबलू का फोन कॉल गूंजने लगा। मोहित, वो मेरे घर के बाहर है।
मैंने दादी की बातों को अनसुना किया और भागते हुए घर से बाहर निकल गया। बबलू को बचाना ही होगा। बबलू का घर और वो मंजर जो मैंने देखा। बबलू के घर के बाहर पहुंचते ही मैंने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। बबलू, बबलू, दरवाजा खोल भाई। लेकिन कोई जवाब नहीं। दरवाजे पर ताजा खून के निशान थे। ये देख मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। बबलू कमरे के कोने में बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उसकी खाल अजीब तरीके से सूज रही थी, जैसे वो पानी में गल चुकी हो। उसके होंठ काले पड़ चुके थे और सबसे डरावनी चीज, उसकी गर्दन हल्के हल्के एक तरफ झुक रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। बबलू, मेरी आवाज किसी तरह बाहर निकली। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और फिर उसने जो कहा उससे मेरी आत्मा कांप गई। मोहित, बचा ले, वो मुझे अंदर खींच रहा है। कौन बबलू? कौन तुझे अंदर खींच रहा है? मैं लगभग चीख पड़ा था। जल नारायण, मैं अब नहीं बच सकता। तू भाग जा, नहीं तो अब अगला तू होगा। बबलू, कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बचाऊंगा, बस तू हिम्मत रख। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी मता मोहित। बबलू जमीन पर झटके से गिर पड़ा। उसकी उंगलियां दीवार में गहरी धंसने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बबलू के गले से घुटी हुई चीखें निकल रही थी। मैंने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, उसका पूरा शरीर झटके से ऊपर उठा, जैसे कोई उसे अदृश्य पानी में खींच रहा हो। मोहित, तू भाग जा मोहित, मेरी बात मान। बबलू की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उसके होंठों से झाग निकल रहे थे। नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा बबलू। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे बचा पाता, उसका शरीर अचानक जमीन से उछला और धड़ाम से कमरे के कोने में जा गिरा। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं कांपते हुए उसके पास गया और उसकी कलाई पकड़कर देखी। कोई नब्ज नहीं। बबलू अब मर चुका था, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। तभी कमरे में हल्की सरसराहट हुई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। बबलू की लाश धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मोहित, अरे ओ मोहित। जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गया, क्योंकि अब उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वो अब बबलू नहीं था। मोहित, अरे ओ मोहित, मेरे पास आ। बबलू की लाश अब अपने पैरों पर खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें सीधे मुझे ही घूर रही थी। तू भाग नहीं सकता। उसकी आवाज जैसे किसी दलदल से आ रही थी। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। बबलू, क्या हो गया तुझे? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन ये बबलू नहीं था। अब तेरा भी नंबर है मोहित। और अगले ही पल वो मुझ पर झपट पड़ा। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे ढकेला और गिरते गिरते दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन तभी झील के पानी की भयंकर आवाज गूंजी और बबलू हवा में उठा और सीधा खिड़की के बाहर झील की ओर खींचता चला गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो झील के अंधेरे में समा चुका था। सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह गांव में बवाल मच गया। बबलू की लाश झील के किनारे पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से एकदम भयानक हो चुका था। उसकी आंखें सफेद और सूजी हुई थी और उसके होठों से पानी टपक रहा था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया झील को बंद कर दिया जाए, लेकिन मुझे पता था जल नारायण को कोई बंद नहीं कर सकता। और आज भी जब कोई उस झील के पास जाता है तो पानी से कोई उसे बुलाता है। मैं सच बताऊं तो ये कहानी किसी को सुनाना नहीं चाहता था,
पर अब लगता है कि सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि असली डर क्या होता है। तो मैं अभय हूं, 38 साल का, पेशे से डॉक्टर हूं। पर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी साइंस और तर्क पर रखी सारी आस्था हिला दी। ये घटना 2019 की है, जब मैं पहली बार असम के छोटे से गांव दुखरा झील गया था। दुखरा झील, जहां रातें कभी शांत नहीं होती। ये नाम मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था, लेकिन एक सरकारी हेल्थ प्रोग्राम के तहत मुझे वहां 2 महीने के लिए भेजा गया। गांव छोटा था, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। गांव के ठीक बाहर एक झील थी, जिसके पास कोई भी जाता नहीं था। मैंने गांव वालों से इसके बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। कुछ ने मुझे घूरा, कुछ ने नजरें फेर ली। फिर आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, डॉक्टर बाबू, रात को खिड़की बंद रखा करना और झील की तरफ देखने के भी मत सोचना। तो मैं हंस पड़ा। क्यों, कोई भूत रहता है क्या बाबा? लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर चला गया। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे कमरे की खिड़की ठीक झील की ओर खुलती थी। रात के 2 बजे मेरी नींद अचानक टूट गई। बाहर कोई था, हल्की बारिश हो रही थी और मैंने खिड़की से झांका तो झील के पास एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी, बारिश में भीगता हुआ बिल्कुल अस्थिर। मैंने सोचा कि कोई गांव का आदमी होगा, लेकिन फिर उसके सिर से पानी टपकने लगा, बहुत ज्यादा पानी, जैसे उसके बालों में नहीं बल्कि उसके सिर के अंदर ही पानी भरा हो। मुझे अजीब लगा। अरे ओ भाई, इतनी रात को वहां क्या कर रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगा और जब उसका चेहरा देखा तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। वो आदमी अब पूरी तरह मेरी ओर घूम चुका था, पर उसके चेहरे पर कोई नाक नहीं थी, कोई होंठ नहीं थे, सिर्फ सफेद सूजी हुई आंखें और एक ऐसा मुंह जो किसी ने जबरदस्ती चीर दिया हो। मुझे लगा कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूं, लेकिन यह सपना नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर बाबू, अरे ओ डॉक्टर। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज आई जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। यह सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की झटके से बंद की और बिस्तर में घुस गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। शायद ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर खिड़की के बाहर से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई गीले पैरों से खिड़की के नीचे खड़ा हो और धीरे धीरे चलता रहे। मैंने कंबल सिर तक खींच लिया और आंखें बंद कर ली। नहीं, ये सपना है, ये सपना है। और फिर खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। ये सुन मेरे गले से एक शब्द भी नहीं निकला। कोई मजाक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मानने से इनकार कर दिया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने धीरे से कंबल हटाया और खिड़की की ओर देखा। वहां कोई खड़ा था। उसका चेहरा काले पानी से लथपथ था। उसकी सफेद सूजी हुई आंखें खिड़की के शीशे से चिपकी हुई थी, और सबसे डरावनी चीज, उसके होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर, अरे ओ डॉक्टर। उसकी आवाज इतनी अजीब थी जैसे किसी के गले में कीचड़ भर दिया गया हो। मेरे शरीर ने अचानक खुद से फैसला लिया, बस भागो यहां से। मैंने खिड़की की तरफ देखना बंद कर दिया, उठकर दरवाजे की तरफ भागा और बाहर निकल गया। रात का अंधेरा घना था, लेकिन उस वक्त
मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं सिर्फ दौड़ रहा था। गांव में एक पुराना मंदिर था जहां मैं कई बार जा चुका था। मेरे दिमाग में बस वही जगह आई। मैं वहां भागते हुए पहुंचा और सीधे अंदर घुस गया। वहां गांव के पंडित जी थे। मैं हांफते हुए उनके सामने गिर पड़ा। बाबा बचाइए, कोई मेरे पीछे पड़ा है। उन्होंने मेरी ओर देखा बिना कुछ पूछे और फिर एक तावीज उठाया और मेरे माथे पर लगा दिया। तू झील के पास गया था ना? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। पंडित जी की आंखें भारी हो गई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, तूने जल नारायण को देख लिया है बेटा, अब वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है ये बाबा जल नारायण? पंडित जी ने मेरी ओर देखा और कहा, बहुत साल पहले इस झील में एक नाविक रहता था। वो बहुत अच्छा तैराक था और गांव के लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। पर फिर एक दिन गांव में कई लोगों की लाशें मिलने लगी। सबके शरीर सूजे हुए, आंखें सफेद और मुंह ऐसे फटे हुए जैसे अंदर से कोई फाड़ कर निकल गया हो। लोगों को लगा कि ये नारायण का काम है, क्योंकि उस मछुआरे का नाम भी नारायण था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़ लिया और झील के बीचों बीच बांधकर डुबो दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, अब ये झील सिर्फ मेरी होगी। जो भी यहां आएगा उसे मैं पानी में खींच लूंगा। पंडित जी की आंखें मुझ पर जमी हुई थी। अब तक जिसने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा। ये सुन मेरी सांसें तेज हो गई। तो अब मैं क्या करूं बाबा? पंडित जी चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, अब तुझे जल नारायण से खुद मिलना होगा अगर तू बचना चाहता है तो। मेरे दिमाग में पंडित जी की बस एक ही बात गूंज रही थी कि अब तुझे जल नारायण से खुद ही मिलना होगा। तो मैंने थोड़ा झल्ला कर कहा, अरे पंडित जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं जल नारायण से क्यों मिलूं? आप पागल हो गए हैं क्या? वो मुझे मार डालेगा। पंडित जी की आंखों में अजीब सा ठहराव था। अगर तू उससे नहीं मिला तो भी वो तुझे छोड़ने वाला नहीं है। ये अब तेरी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। पंडित जी की बातें अब मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात के ठीक 2:30 बजे मैं और पंडित जी झील की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही हम किनारे पहुंचे, पंडित जी ने मुझसे कहा, अब जो भी हो डरना मत। जल नारायण तुझे वही दिखाएगा जिससे तेरा मन सबसे ज्यादा डरता है। अगर तू डर गया तो ये तुझे खींच लेगा। मैं कांपते हुए खड़ा था कि तभी झील के पानी में हलचल हुई। एक एक करके छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। फिर पानी से कोई चीज उभरी, एक काला पतला हाथ जिसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी, फिर दूसरा हाथ और फिर एक चेहरा। जल नारायण अब मेरे सामने था। उसका मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, जैसे जबरदस्ती फाड़ दिया गया हो। उसकी आंखें सफेद थी और उनमें कोई पलकें नहीं थी। तू मुझे देख सकता है? उसकी आवाज जैसे पानी के अंदर से आ रही थी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। अब तेरा नंबर है डॉक्टर। जल नारायण इतना बोलकर मेरी ओर झपटा। उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थी। मैंने भागने की कोशिश की और मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरा शरीर जैसे जड़ हो चुका था। डर मत, आंखें बंद मत करना, पंडित जी जोर से चिल्लाए। पर मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मेरे चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं झील के अंदर खिंचता जा रहा हूं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। मैं ठंडे गहरे पानी में डूब रहा था। चारों ओर सिर्फ काला पानी था। मैं ऊपर जाने के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई मुझे नीचे खींच रहा था। फिर मुझे दिखा, झील के अंदर सैकड़ों चेहरे थे, सूजी हुई आंखें, फटे हुए होंठ और गल चुकी चमड़ी। ये वो लोग थे जिन्हें जल नारायण ने खींच लिया था। और सबसे डरावनी चीज, उनकी सफेद आंखें मुझ पर ही टिकी थी। उसका मुंह फटा हुआ था, लेकिन होंठ हिल रहे थे।
तू अब बचेगा नहीं, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। बाहर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने जल्दी से गंगा जल मेरे ऊपर छिड़का। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे शरीर पर कोई भारी चीज थी जो अब हट रही है। मैं झील के ऊपर तेजी से उछला और किनारे पर गिर पड़ा। पंडित जी ने मुझे झटके से खींचा और तावीज मेरे सीने पर रख दिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं हाँफ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, जल नारायण मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा तक निचोड़ ली हो। फिर पंडित जी ने जल्दी से तावीज मेरे गले में पहना दिया और बोले, जल्दी उठ, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा। झील का पानी अब काला पड़ चुका था। जल नारायण अब पूरी तरह झील के बाहर आ चुका था। उसका शरीर अब और भी भयानक दिख रहा था। लंबी सड़ी हुई उंगलियां, पानी में गल चुकी खाल और वो सफेद आंखें जो अब लाल हो रही थी। तुमने मेरी झील को अपवित्र कर दिया, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मेरी रीढ़ तक सिहर गई। पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और कहा, बस भागो यहां से जल्दी। लेकिन तभी झील से हजारों काले हाथ निकले और हमारी ओर लपके। अब क्या करें पंडित जी, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं लगभग चीख पड़ा था। पंडित जी ने अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला और बोले, ये जल नारायण की मुहर को तोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उसका असली नाम पुकारना होगा। जल नारायण उसका असली नाम नहीं है? पंडित जी ने झटके से मेरी ओर देखा और कहा, नहीं, उसका असली नाम वो है जिसे इस गांव ने मिटा दिया था। हमें उसे उसके असली नाम से पुकारना होगा और तब जाकर ये खत्म होगा। पर हमें उसका असली नाम पता कैसे चलेगा पंडित जी? पंडित जी कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक जल नारायण ने दहाड़ मारी और सीधा हमारी ओर झपटा। जल नारायण अब हमारे बिल्कुल सामने था। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे वो हमें किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता हो। अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच सकते। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। पंडित जी ने जोर से मेरा हाथ दबाया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें इसका असली नाम पुकारना ही होगा। पर वो नाम क्या है? मैंने घबरा कर पूछा। तो पंडित जी ने जल्दी से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था, असली नाम ही इसे खत्म कर सकता है। अगर हमें वो याद आ गया तो हम बच सकते हैं। झील की लहरें अब और तेज हो रही थी। काले हाथ पानी से निकलकर हमारी ओर बढ़ रहे थे। जल नारायण अब और भी विशाल लग रहा था। उसका शरीर अब आधा इंसान और आधा पानी का बन चुका था। अब बताओ कि क्या नाम था इसका? अचानक मुझे याद आया। मेरे दिमाग में बिजली की तरह कुछ कौंधा। नारायण सिर्फ नारायण नहीं था, गांव के बुजुर्गों ने जो बताया था वो याद आया। उसका नाम नारायण दास था। मैंने पूरी ताकत से झील की ओर देखा और चिल्लाया, नारायण दास। झील की लहरें अचानक थम गई। जल नारायण जो अब तक हम पर झपटने वाला था वो वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए शांति आई और फिर भयानक चीखों के साथ उसका पूरा शरीर पानी में घुलने लगा। झील का पानी लाल हो गया। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने गहरी सांस ली। हो गया बेटा, यह खत्म हो गया। झील का पानी अब एकदम ठहरा हुआ था, जैसे वहां कभी कोई हलचल हुई ही ना हो। मैं और पंडित जी हांफते हुए किनारे पर गिर पड़े। क्या ये सब सच में खत्म हो गया बाबा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। पंडित जी ने चारों ओर देखा और धीरे से बोले, शायद, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। अगर ये खत्म हो गया तो ये सन्नाटा इतना भारी क्यों लग रहा है? हवा तक रुक चुकी थी। झील का पानी पहले जैसा सामान्य था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अब उसमें हमारी परछाई तक नहीं दिख रही थी। पंडित जी, ये कैसा अजीब असर है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वो भी अभी के अभी।
हमने झील की ओर एक आखिरी नजर डाली और जल्दी से पीछे मुड़कर गांव की ओर चल पड़े। पर फिर पानी में कुछ हलचल हुआ। ये सुन हम दोनों ठिठक गए। मैंने घबराकर पीछे देखा। झील में हलचल हो रही थी। नहीं, ये नामुमकिन है, पंडित जी फुसफुसाए। मैंने पूरी ताकत से देखा और तभी झील के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। तुमने सोचा कि मेरा नाम पुकार कर मुझे खत्म कर सकते हो? मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। नहीं, ये कैसे बच गया? जल नारायण अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसकी सफेद आंखें अब काले गड्ढों में बदल चुकी थी और उसका मुंह अब कानों तक फट चुका था। अब कोई भी नहीं बच सकता। पंडित जी जोर से चिल्लाए कि भागो यहां से। पंडित जी की आवाज गूंज उठी, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। झील के बीचों बीच खड़ा जल नारायण अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी काली सूजी हुई आंखें सीधा मुझे ही घूर रही थी। तुमने मेरा नाम पुकार कर मुझे खत्म करने की कोशिश की। अब तुम दोनों मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए इस झील में रहोगे। अचानक झील का पानी उबलने लगा। हजारों भूतिया हाथ पानी से बाहर निकलने लगे। वे सब लोग जिन्हें जल नारायण ने मारा था। मैंने पंडित जी की ओर देखा और कहा, बाबा अब क्या करें हम? पंडित जी ने मेरी ओर देखा और गहरी सांस ली। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, बलिदान। कि क्या? मैं हैरानी से बोला। जल नारायण को रोकने के लिए किसी को झील में उतरकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूं? नहीं, पंडित जी ने मेरी ओर देखा और कहा, नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे जाना होगा। नहीं पंडित जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने चीख कर उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और बिना रुके झील में छलांग लगा दी। अचानक जल नारायण की भयानक चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। झील का पानी अचानक लाल हो गया, फिर धीरे धीरे काला पड़ने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। क्या ये सच में खत्म हुआ? मैं घबराकर झील की ओर देख रहा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं थे। मैं धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन जब मैं आखिरी बार झील की ओर देख रहा था तो पानी के अंदर दो सफेद आंखें चमक उठी और फिर तो एक दिन पहले शाम को लगभग 6 बजे मुझे एक ईमेल आया। ईमेल भेजने वाले का नाम अभिजीत था और सब्जेक्ट में लिखा था, ये कहानी आपको पढ़ना जरूरी है। मैंने ईमेल खोला और अंदर एक लंबा सा मैसेज था। अभिजीत ने लिखा, नमस्ते सूरज भैया, मैं अभिजीत हूँ और मैं आसाम के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और कई बार सोचा कि आपको अपनी कहानी भेजूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर अब मुझे ये बोझ हल्का करना ही होगा। आगे अभिजीत ने जो लिखा उसने मुझे एक पल के लिए ठटका दिया। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे दादा की है। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। तो ये बात 1998 की है, जब हमारे गांव के पास वाली सड़क पर एक अजीब घटना हुई। उस सड़क को हम पुरानी पगडंडी कहते थे। तो मेरे दादा, रमेश काका और 2 और बुजुर्ग रात के करीब 12 बजे किसी काम से लौट रहे थे। गांव में कोई त्योहार था तो थोड़ी देर हो गई। जब वो सभी उस पुरानी पगडंडी पर पहुंचे तो उन्हें दूर से कुछ छोटी छोटी परछाइयां दिखी। दादा ने बताया कि वे परछाइयां इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके कद बहुत छोटे थे, लगभग एक बच्चे के जितने, पर उनका रंग एकदम काला और रूखा सूखा था। वे झुंड में एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे, जैसे किसी चीज से डर रहे हो। रमेश काका ने धीरे से कहा, क्या ये बच्चे हैं? लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, वे परछाइयां एक पल के लिए ठिठकी और फिर झाड़ियों में छुप गई। दादा ने आसपास देखा तो उन्हें वहां अधजला एक शव पड़ा मिला।
शायद कोई अंतिम संस्कार अधूरा छोड़ गया था। शव का निचला हिस्सा जला था, पर ऊपरी हिस्सा अभी भी साबुत था। रमेश काका ने फुसफुसाते हुए कहा, जौकर पाल। और सबके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गई। जैसे ही रमेश काका ने जौकर पाल कहा, मेरे दादा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने सुना तो था इन प्राणियों के बारे में, पर कभी सोचा नहीं था कि अपनी आंखों से देखेंगे। वे तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब क्या करें? वहां अधजला शव पड़ा था और झाड़ियों के पीछे से धीमे धीमे सरसराने की आवाज आ रही थी। रमेश काका ने हल्की आवाज में कहा, चुपचाप चलते हैं, आवाज मत करना। उन सब के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, मानो वे पहले भी कुछ ऐसा देख चुके हों। उन्होंने जैसे ही कदम बढ़ाया, झाड़ियों के पीछे से वही छोटी छोटी परछाइयां फिर से बाहर निकली। इस बार वे 3-4 नहीं, बल्कि 8-10 थी। छोटे छोटे काले शरीर, उनकी आंखों में हल्की लाल चमक। वे जमीन पर घुटनों के बल चल रही थी, मानो कुछ सूंघ रही हो। उन्होंने देखा वे परछाइयां शव की तरफ बढ़ रही थी। उनके हाथ छोटे लेकिन नुकीले थे। एक पल में वे शव के पास पहुंच गई और उसे घेर लिया। मेरे दादा ने बताया कि उन प्राणियों ने शव पर धीरे धीरे झुकना शुरू किया, एक दूसरे को हल्के से पीछे ढकेलते हुए, जैसे कोई भूखा कुत्ता हड्डी के लिए लड़ रहा हो। फिर जो हुआ, उसने उनके पैरों को वहीं जड़ बना दिया। उन प्राणियों ने शव को काटना शुरू किया, लेकिन यह काटना साधारण नहीं था। उनके छोटे छोटे दांत चमक रहे थे और वे बेहद तेजी से मांस खा रहे थे। मेरे दादा और उनके साथी बुत बने खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भागे या फिर वहीं खड़े रहे। मेरे दादा के अनुसार उन प्राणियों की हरकतें किसी जानवर जैसी थी, लेकिन उनके शरीर इंसानों जैसे थे। उनके छोटे हाथ शव के मांस को ऐसे नोच रहे थे जैसे वह कोई पुरानी चादर हो। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब वे प्राणी मांस खा रहे थे तो उनकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी, मानो उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। रमेश काका ने धीमे से दादा के कान में कहा, हम यहाँ एक पल भी और रुके तो ये हमें भी। उन्होंने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। दादा ने हल्के कदमों से पीछे हटना शुरू किया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया ताकि कोई गलती से भी आवाज न करे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, रमेश काका का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और चर की आवाज गूंजी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उन प्राणियों ने खाना बंद कर दिया। अब केवल उनकी लाल आंखें झाड़ियों की तरफ घूर रही थी, जहां दादा और उनके साथी खड़े थे। मेरे दादा ने बताया कि उन लाल आंखों में कुछ ऐसा था मानो वे सीधे आत्मा में झांक रही हो। वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अचानक एक प्राणी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उनकी नजर सीधी दादा पर थी। उन प्राणियों ने शव को छोड़ दिया और धीरे धीरे उनके पास आने लगे। वे अब चारों तरफ से घिरने लगे थे। कोई आगे से, कोई बाईं तरफ से, तो कोई पीछे की झाड़ियों से निकल रहा था। रमेश काका ने हिम्मत जुटाई और तेज आवाज में कहा, भागो यहां से। एक पल के लिए मानो जैसे समय थम गया हो। फिर वो तीनों जिस ओर भी रास्ता दिखा उसी ओर दौड़ पड़े। दादा ने पीछे मुड़कर देखा तो वे प्राणी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, पर उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वे जमीन पर घुटनों और हाथों के बल दौड़ रहे थे। दादा, रमेश काका और उनका तीसरा साथी अंधेरे में दौड़ रहे थे। गांव की ओर जाने वाली पगडंडी पर अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज और पीछे से आती अजीब सी घिसटने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दादा ने कहा, जब भी वे पीछे मुड़कर देखते तो उन प्राणियों की लाल आंखें झाड़ियों में चमकती दिखती। वो इंसानों की तरह सीधे नहीं दौड़ रहे थे, बल्कि किसी घिसटते हुए जानवर की तरह आगे बढ़ रहे थे। गांव अभी भी काफी दूर था। चारों तरफ सन्नाटा था। रमेश काका बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उनकी उम्र भी ज्यादा थी। फिर अचानक उनका पैर किसी पत्थर से टकराया और वे जमीन पर गिर पड़े। दादा और उनका तीसरा साथी रुके,
लेकिन जैसे ही उन्होंने रमेश काका को उठाने की कोशिश की, वे प्राणी अब और करीब आ गए। वे अब पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। छोटे कद, काले खुरदुरे शरीर, हाथ पैर पतले और लंबे नाखूनों वाले। एक प्राणी सबसे आगे था। उसकी नजरें सीधे रमेश काका पर थी, जो अब उठने की कोशिश कर रहे थे। प्राणी ने एक अजीब सी आवाज निकाली, मानो किसी जानवर का घुरघुराना हो। दादा ने बिना सोचे समझे पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जोर से उसे लहराया। लकड़ी ने उस प्राणी को छुआ भी नहीं, लेकिन वो एक पल के लिए पीछे हट गया। बाकी प्राणी भी ठिठक गए। ये मौका था। दादा ने रमेश काका को खींचा और तीनों फिर से दौड़ पड़े। इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव की पहली झोपड़ी दिखाई दी तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और कुछ ही पलों में गांव के लोग लाठी डंडे लेकर बाहर आ गए। जैसे ही गांव के लोग इकट्ठा हुए, वो सभी वहां रुक गए। उन्होंने एक अजीब सी घूरती नजर डाली और फिर धीरे धीरे अंधेरे में वो प्राणी गुम हो गए। गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ, पर रमेश काका बोल नहीं पा रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दादा और उनके साथी भी बुरी तरह हाँफ रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने बस एक ही बात कही, जौकर पाल को छेड़ कर आए हो, इस बार बच गए, लेकिन अगली बार। उस घटना के बाद दादा, रमेश काका और उनके साथी कई दिनों तक बीमार रहे। गांव वालों ने उन्हें तावीज पहनाए, झाड़ फूक की और मंदिर में विशेष पूजा करवाई। रमेश काका सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। वे अक्सर रात में चौंक कर उठ बैठते और कहते, वे आ रहे हैं, वे लाल आंखों वाले। धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और फिर कुछ हफ्तों बाद रमेश काका अचानक गायब हो गए। गांव के लोगों ने उन्हें ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। करीब 2 दिन बाद जब गांव के कुछ लड़के नदी के पास गए तो उन्हें रमेश काका का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। उनका शरीर किसी ने नोच डाला था। मांस के बड़े बड़े टुकड़े गायब थे और केवल हड्डियां ही बची थी। गांव के बुजुर्गों ने बिना देरी किए उनका अंतिम संस्कार किया और इस बार पूरी विधि विधान के साथ किया। फिर इस घटना के बाद दादा और उनका तीसरा साथी हमेशा अपने साथ लाठी और तावीज रखते थे। वे कभी भी रात में अकेले बाहर नहीं निकलते थे। गांव में ये कहानी फैल गई और हर कोई जौकर पाल का नाम सुनते ही कांप जाता था। लोग अब शवों का अंतिम संस्कार हमेशा पूरा करते थे। कोई भी अधजला शव छोड़ने की गलती नहीं करता था। दादा ने हमेशा हमें यही सिखाया कि अगर कभी किसी अधजले शव को देखो तो उससे दूर रहो, और अगर आधी रात को सड़क पर कोई छोटी छोटी काली परछाइयां दौड़ती दिखे तो बिना पीछे देखे भाग जाओ। सूरज भाई, मुझे आज भी लगता है अगर उस रात गांव के लोग समय पर बाहर नहीं आते तो शायद दादा भी उसी रहस्यमयी अंत का शिकार हो जाते, जैसा रमेश काका हुए थे। रमेश काका की मौत के बाद गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। लोग अंधेरा होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे रात में बाहर न निकले। दादा ने भी अपने बच्चों और पोते पोतियों को हमेशा सावधान रहने को कहा। उन्होंने उस पुरानी पगडंडी की तरफ कभी पैर भी नहीं रखा। अगर जरूरी होता तो वे दिन में ही उस रास्ते से गुजरते। फिर इसी तरह कुछ साल बीत गए। धीरे धीरे गांव में नए लोग आ गए, पुराने लोग चले गए। जौकर पाल की कहानी भी धुंधली पड़ने लगी। लेकिन हर साल गांव में कोई ना कोई अजीब घटना जरूर होती थी। कोई लापता हो जाता या किसी को नदी के किनारे अधजला शव मिल जाता तो गांव के लोग इसे जंगली जानवरों का काम मान लेते। लेकिन जो पुराने लोग होते थे वे जानते थे कि ये किसी जौकर पाल का ही काम है। मेरे दादा की उम्र भी बढ़ रही थी और फिर एक दिन वे बीमार पड़े और बिस्तर पकड़ लिया। उनके आखिरी दिनों में वे अक्सर बड़बड़ाते थे और कहते थे, वे आ रहे हैं, उनकी लाल आंखें मुझे देख रही हैं। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक रात जब पूरा घर सो रहा था तो दादा अचानक बिस्तर से उठ गए। मेरी माँ ने देखा कि उनका कमरा खाली था। हम सब ने उन्हें ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। उनके आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, वो मुझे लेने आ रहे हैं।
सुबह जब गांव के लोग इकट्ठा हुए तो किसी ने बताया कि पगडंडी के पास झाड़ियों में कुछ पड़ा है। हम दौड़ते हुए वहां पहुंचे। दादा वहीं पड़े थे। उनकी आंखें खुली थी पर उनमें कोई जीवन नहीं था। उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर जड़ा हुआ था, मानो उन्होंने अपनी मौत के ठीक पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया और इस बार पूरे विधि विधान के साथ किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दादा के अंतिम संस्कार के बाद गांव में गहरी चुप्पी छा गई। हर कोई जानता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन किसी ने खुलेआम कुछ नहीं कहा। कुछ पुराने बुजुर्गों ने धीरे धीरे ये कहना शुरू कर दिया कि जौकर पाल कभी किसी को पूरी तरह नहीं छोड़ते। जिन लोगों ने उन्हें देखा होता है वे हमेशा किसी न किसी दिन उनका शिकार जरूर बनते हैं। सच बताऊं तो मैंने खुद कभी जौकर पाल को नहीं देखा, लेकिन मेरे दादा की बातें और उनके चेहरे का वो डर मुझे आज भी याद है सूरज भाई। जब भी मैं रात में बाहर निकलता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि झाड़ियों के पीछे से कोई मुझे देख रहा है। गांव के कई लोग अब शहरों में बस गए हैं, लेकिन जो भी उस पुरानी पगडंडी के आसपास रहते हैं वे आज भी रात में सड़कों पर नहीं निकलते। अभी कुछ साल पहले जब मैं गांव गया था तो एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि उसने हाल ही में उस पगडंडी पर कुछ परछाइयां देखी थी। छोटे छोटे काले शरीर, लाल चमकती आंखें जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने मुझसे कहा, बेटा, अगर कभी रात को किसी अधजले शव को देखो तो उसे छोड़कर भाग जाना। जौकर पाल का पेट कभी नहीं भरता। अब जब भी मैं अपने घर के आसपास कोई अजीब सी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बस यही सोचता हूँ, क्या कहीं जौकर पाल मेरे पीछे तो नहीं? क्या मेरे दादा की कहानी खत्म हो चुकी है, या फिर जौकर पाल की लाल आंखें अब भी किसी और का इंतजार कर रही हैं? तो दोस्तों, ये कहानियाँ यहीं पर समाप्त होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी, और ये तीनों कहानियाँ आसाम की हैं। और आने वाले समय में मैं जितने भी और अर्बन लेजेंड हैं आसाम के, मैं उनके ऊपर इसी तरह और स्टोरीज़ लाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो पे अगर आपने 100 से ज़्यादा कमेंट किया, और क्या कमेंट करोगे आप कि आसाम अर्बन लेजेंड, ये आप कमेंट करोगे तो मैं, अगर 100 कमेंट हो गए कि आसाम अर्बन लेजेंड स्टोरी, तो मैं फिर से इसका और भी पार्ट ले आऊँगा, जितने भी और अर्बन लेजेंड है आसाम के। तो अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो कमेंट करना, बाकी मर्जी आपकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।